गुज़िश्ता साल से लेकर जब से बांग्लादेश इंडिया के चुंगल से आज़ाद हुआ है और इंडिया से उन्होंने आज़ादी हासिल की है, तब से लेकर खामोशी के साथ इंडिया ने किस तरह से अपने ताल्लुकात को बांग्लादेश के साथ डाउन कर दिया है, इसका एक मिसाल आपको रायसीना डायलॉग से भी मिलता है। 2016 से लेकर ये कॉन्फ्रेंस इंडिया के अंदर होती रहती है। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें दुनिया के बहुत सारे मुल्क शामिल होते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इंडिया का एक बड़ा थिंक टैंक है, वो और इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, एस जयशंकर साहब वाली जो मिनिस्ट्री है, ये मिलके ये डायलॉग्स अरेंज करवाते हैं और उसमें जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे मुल्क शामिल होते हैं। 2016 से लेकर इंडिया मुसलसल ये डायलॉग्स करवाता आ रहा है, लेकिन इस मरतबा जो इन्होंने करवाए हैं कुछ रोज़ पहले, इसमें बांग्लादेश को शिरकत की दावत नहीं दी गई पहली मरतबा। अदरवाइज उन्होंने हर कॉन्फ्रेंस के अंदर बांग्लादेश को दावत दी हुई थी, इस मरतबा नहीं दी। इसकी वजह वही है, इंडिया ने अपनी एंड से ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया हुआ है बांग्लादेश के साथ जो टाइज हैं। अब मेरे ख्याल से ये गैर ज़रूरी है। वो समझते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो नई सरकार आई है वो एंटी इंडिया है, प्रो पाकिस्तान है, प्रो चाइना है, और फ्यूचर में जो भी हुकूमतें बनेंगी वो भी ऐसी ही होंगी। आज एक बड़े इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट द डिप्लोमेट के अंदर इसी हवाले से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लगी है। वो कहते हैं कि इंडिया की ये जो भी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके से वो बांग्लादेश को इग्नोर कर रहे हैं, ये कोई बेनिफिशियल नहीं होगा इंडिया के लिए, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है उनके लिए। बल्कि इंडिया को चाहिए कि वो बांग्लादेश की ग्राउंड सिचुएशन को समझे, ऐसा उन्होंने मशवरा दिया इंडिया को। वो कहते हैं कि वाई इंडिया मस्ट स्टॉप इग्नोरिंग बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड द नुआंस्ड रियलिटी ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन इन बांग्लादेश। कहते हैं द मोस्ट recent instance of the Indian disregard is Bangladesh's exclusion from the Raisina Dialogue, India's flagship conference on geopolitics and geoeconomics. The Raisina Dialogue has been held in New Delhi for the past decade, and the 10th edition this year was held on March 17 to 19. There were participants from 125 countries, yet none from Bangladesh, a country with which India not only shares its longest border but until recently referred to as its closest neighbor and ally. Look at that now. शेख हसीना की सरकार की तब्दीली की देर थी कि ज़मीन आसमान का डिफरेंस पैदा हो गया इंडिया की पॉलिसीज़ के अंदर। ऐसा क्या हुआ है 6-8 महीनों के अंदर? एक क्वेश्चन रेज हो रहा है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ हो गई है कि इनको इतनी ज़्यादा आपत्ति है इस चीज़ के ऊपर, बांग्लादेश की नई सरकार के ऊपर? क्या किया उन्होंने? 2-3 चीज़ें ही की हैं। पाकिस्तान के साथ उन्होंने ट्रेड खोला है और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाए हैं, और ये उनका हक बनता है, एक सॉवरन कंट्री है, उनका हक बनता है जिसके साथ भी वो ताल्लुकात बनाना चाहे, इट्स देयर राइट। इसमें इंडिया कहाँ से फिट होता है, या इंडिया को इसमें आपत्ति क्यों है? क्या ये समझते हैं कि हम फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करते रहें और हमारी फॉरेन पॉलिसी पे चलेंगे तो ही हम अच्छे लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे अच्छे? डज इट मेक एनी सेंस? यकीनी तौर पर इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो फिर ये सब कुछ क्या है? रायसीना डायलॉग में नहीं बुलाएंगे, फिर वो तुलसी गबार्ड आ रही है तो उनसे बांग्लादेश विरोधी बयानात दिलवाएंगे और अपनी मीडिया को उनके पीछे लगा के रखेंगे। और बाय द वे इस मीडिया प्रोपेगेंडा के हवाले से भी द डिप्लोमेट की इसी रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया। वो कहते हैं कि while diplomatic snubs and omissions are one thing, there is also a noticeable effort to portray Bangladesh in a way that distorts reality. Since Hasina's removal, Indian media, think tanks and politicians have relentlessly worked to depict Bangladesh as a nation oppressing its minorities and as a state veering towards extremism with a narrative of फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट स्टेट ऑन द राइज। और फिर नीचे उन्होंने तुलसी गबार्ड का भी हवाला दिया कि कैसे तुलसी गबार्ड का जो इंटरव्यू था एनडीटीवी के ऊपर, उसमें भी कितना बड़ा बवाल मच गया। वो भी मीडिया से रिलेटेड एक हरकत थी, क्योंकि उन्होंने इंडियन टीवी चैनल के ऊपर बैठकर इस तरह का एक इंटरव्यू दिया हुआ था। तो वो कहते हैं ये जो तमाम चीज़ें ना, इट डजंट मेक एनी सेंस। और नीचे फिर उसका रीज़न भी बताते हुए कहते हैं कि the truth is India has not shown genuine interest in fully understanding the situation in Bangladesh, nor has it demonstrated a sincere effort to repair its relationship with Dhaka's interim government. इंडिया की तरफ से कोई genuine effort नज़र नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि यूएन का इजलास हो रहा था, यूएन जनरल असेंबली का। बांग्लादेश की तरफ से रिक्वेस्ट गई, नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनिस की मुलाकात करवाते हैं, इंडिया ने रिजेक्ट की।
बिम्स्टेक के इजलास के हवाले से आज इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है, बांग्लादेश की तरफ से रिक्वेस्ट गई, नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात करवाते हैं बिम्स्टेक के इजलास में, इंडिया ने रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। तो यहाँ से कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो टाइज को रिपेयर करने से हवाले से विलिंगनेस शो की जा रही है बांग्लादेश की तरफ से, दूसरी साइड से बार बार इग्नोर किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है, यानी कि सिंसियरिटी नहीं है। दूसरी तरफ से इंडिया की साइड से सिंसियरिटी नहीं है, और सिंसियरिटी इसी वजह से नहीं है, वो कहते हैं ये जो डिक्टेशन है इसको कबूल करो, हम जो बोल रहे हैं इसी तरह की फॉरेन पॉलिसी चलेगी आपकी। द टाइम हैज़ कम फॉर न्यू दिल्ली, द डिप्लोमेट कहता है, द टाइम हैज़ कम फॉर न्यू दिल्ली टू रियलाइज दैट ढाका विल नॉट वेट indefinitely for India to repair fraying relations. It has already begun exploring other venues to safeguard its own interests. Increasing trade with Pakistan and Yunus' upcoming trip to China could open doors for Bangladesh to improve economic welfare. These are pragmatic steps the interim government is taking to safeguard its economy and are not पार्ट ऑफ अ लार्जर स्ट्रेटजी टू डिस्टेबलाइज और हार्म इंडिया। अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं। इन्होंने ये जो कहा ना कि बांग्लादेश लंबे अरसे तक वेट नहीं करेगा इंडिया का, अगर वो अपने ताल्लुकात को ऐसे ही ख़राब रखेंगे तो बांग्लादेश वेट नहीं करेगा, वो अल्टरनेट्स की तरफ ऑलरेडी देख रहे हैं। हमने देखा है कि ट्रेड के हवाले से भी दीगर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, टर्की के साथ भी वो ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ भी बढ़ाना चाहते हैं, चाइना के साथ भी बढ़ाना चाहते हैं। मेडिकल के हवाले से जब इंडिया ने उनके वीज़ाज बंद किए, इंडिया ने बंद किए ना, यहाँ पर देखें मामला इंडिया ने ख़राब किया, तो चाइना के साथ इन्होंने हेल्थ केयर के शोबे में कोऑपरेशन बढ़ाना शुरू कर दी हुई है। सिमिलरली तमाम सेक्टर्स के अंदर होगा। इंडिया जितना इग्नोर करेगा बांग्लादेश को, उतना वो इनको फोर्स कर रहे होंगे ढाका के पॉलिसी मेकर्स को कि वो अल्टरनेट्स की तरफ देखें। और अगर एक मरतबा अल्टरनेट्स इनके सेट हो गए ना, बड़ा मुश्किल होता है दोबारा से जगह बनाना, फिर उस मार्केट के अंदर बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा इन चीज़ों को नेगेटिवली देखने की ज़रूरत नहीं है इंडिया के अंदर। ये जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बांग्लादेश के बन रहे हैं, आप लंबे अरसे तक इसको रिस्ट्रिक्ट करके रख भी नहीं सकते थे, नहीं रख सकते थे। देखिए रीजनल डायनामिक्स तब्दील हो चुकी हैं। एक दौर था कि जब इंडिया वाकई में इस रीजन का सबसे बड़ा प्लेयर था, तो उस वक्त बांग्लादेश ने डाउनग्रेड करके रखे हुए थे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ। लेकिन आज फैक्ट ये है, हकीकत ये है, इंडिया रीजन में डोमिनेटिंग प्लेयर नहीं है, चाइना बन चुका है। साउथ एशिया का सबसे पावरफुल प्लेयर चाइना बन चुका है। साउथ एशिया का है नहीं वैसे चाइना जियोग्राफिकली, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बन गया है यहाँ पर कि वो साउथ एशिया की सबसे बड़ी फोर्स नज़र आते हैं। तकरीबन तमाम साउथ एशियन मुल्कों के ऊपर उनका असर है, इकोनॉमिक असर है, मिलिटरली भी वो बहुत बड़े पार्टनर हैं उन मुल्कों के। इसी तरह से डिप्लोमेटिक असर भी चाइनीज़ का बहुत ज़्यादा है इन मुल्कों के ऊपर। तो अब चूंकि साउथ एशिया तब्दील हुआ है तो बांग्लादेश की पॉलिसीज़ भी तब्दील हुई हैं। लिहाजा इन ग्राउंड रियलिटीज़ को नज़रअंदाज करने का नुकसान इंडिया को खुद को होगा। अदरवाइज़ बांग्लादेश की जो ट्रेन है वो लंबे अरसे तक इंडियन प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकेगी। अगर इन्होंने चढ़ना है तो चढ़ जाएं, अदरवाइज़ दे विल मिस द ट्रेन।